अपनी पिछली वीडियोस में हम टॉर्शन की थ्योरी और उससे जितने भी रिलेटेड और भी एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में हम बात कर चुके हैं और हमने कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व किए ताकि टॉर्शन का सब्जेक्ट समझने में आसानी रहे। इस वीडियो में और इससे अगली वीडियो में हम 2 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ताकि प्रॉब्लम सॉल्व करने के दौरान भी जो टॉर्शन के मुताल्लिक़ जितने कॉन्सेप्ट्स हैं वो मज़ीद क्लियर हो सके। तो पहला प्रॉब्लम हम देखते हैं। ये प्रॉब्लम आपके सामने है। मैं इसकी स्टेटमेंट पढ़ता हूँ और फिर फिगर पे भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। Knowing that each of the shaft AB, BC and CD consists of a solid circular rod, determine the shaft in which the maximum shearing stress occurs, the magnitude of that stress. तो ये हमारे सामने शाफ्ट है। इसके 3 सेगमेंट हैं, AB, BC और CD, और हर सेगमेंट में जैसे पॉइंट A है, पॉइंट B है, पॉइंट C है, उसमें मुख्तलिफ टॉर्क्स की वैल्यू हैं जो कि अप्लाई हो रही है। मसलन 48 न्यूटन मीटर, 144 न्यूटन मीटर और 60 न्यूटन मीटर। इसका डायमीटर हमें गिवन है और इस टॉर्क के ज़ेर असर जो स्ट्रेस पैदा हो रही है हमें उसके बारे में मालूम करना है कि वो कितनी है और कहाँ पर है। तो हम पहले देखते हैं कि क्या डाटा है जो हमें गिवन है और क्या हमसे पूछा जा रहा है और हम उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मेनली जो डाटा जो हमें गिवन है वो ये है कि पॉइंट ए पे टॉर्क, बी पे टॉर्क और सी पे टॉर्क हमें गिवन है। डायमीटर हमें गिवन है कि ए बी जो शाफ्ट है वहाँ पर डायमीटर 15 मिलीमीटर है, बी सी पर 18 मिलीमीटर है यहाँ से यहाँ तक, और सी डी पर 21 मिलीमीटर है। और ये भी हमें पता है कि ये सॉलिड है। जो हमसे पूछा गया है वो ये है कि मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस क्या होगी और कहाँ पे होगी। जब वो हम क्या होगी पता कर लेंगे तो ख़ुद ब खुद किधर होगी भी पता चल जाएगा। अब जो हम अप्रोच हम लेंगे वो ये होगा कि ये टॉर्क तो इन पॉइंट्स पर अप्लाई हो रही है। ज़रूरी नहीं है कि यही टॉर्क पूरे यानी इंटरनल लोड की फॉर्म में पूरे शाफ्ट पर अप्लाई हो रही है। तो हम इक्विलिब्रियम का इस्तेमाल करते हुए हम हर सेगमेंट में जो इंटरनल टॉर्क है वो मालूम करेंगे। फिर हम शेयरिंग स्ट्रेस का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद हम हर सेगमेंट में शेयरिंग स्ट्रेस की वैल्यू निकाल लेंगे। जब ये हम निकाल लेंगे तो हमें ये जो रिक्वायरमेंट है ये खुद ब खुद पता चल जाएगी। अच्छा, तो सबसे पहले हम इंटरनल टॉर्क निकालते हैं। उसके लिए हम ये करेंगे कि इस शाफ्ट को, जो पूरी ये शाफ्ट है जिस पर 3 टॉर्क्स लगी हुई हैं, उसको हम पॉइंट डी से आइसोलेट कर लेंगे और हम वहाँ पर एक अननोन टॉर्क की वैल्यू लगा देंगे टी डी, जो कि हमें ज़ाहिर है कि जब हम रिमूव करेंगे तो उसको रिप्लेस करेगा, हमारे जो सपोर्ट है उसको, इस टी डी उसको रिप्लेस करेगा। अब हम इक्विलिब्रियम का इस्तेमाल करके स्टैटिक्स की जो इक्वेशन है इक्विलिब्रियम की, उसको इस्तेमाल करके हम टी डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसको हमने इक्वेशन फॉर्म में लिख दिया कि टी डी प्लस 48 इज इक्वल टू 144 प्लस 60। यहाँ से टी डी की वैल्यू आ गई कि ये 156 न्यूटन मीटर है और ये चूँकि प्लस आई है तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन ए की तरफ से देखें तो क्लॉकवाइज ही है। अच्छा, अब अगला पॉइंट ये है कि हम हाइपोथेटिकल कट लगाएं ए बी में किसी भी जगह पे, बी सी में किसी भी जगह पे और सी डी में किसी भी जगह पर, और उस पार्ट को, किसी भी पार्ट को, यानी कि लेफ़्ट वाले को या राइट वाले को आइसोलेट कर लें। और फिर जब हम इसे कट लगाएंगे तो ज़ाहिर है वहाँ इंटरनल टॉर्क हमें शो करनी होगी और उसको जो हम इक्विलिब्रियम में करेंगे तो हमें टॉर्क ए बी और टॉर्क बी सी हमने इंटरनल का नाम दिया है और टॉर्क सी डी में मिल जाएगी। तो टी ए बी 48 न्यूटन मीटर, टी बी सी 96 न्यूटन मीटर और टी सी डी 156 न्यूटन मीटर हमें पता चल गया कि यहाँ से यहाँ तक 48 है, यहाँ से यहाँ तक 96 है और यहाँ से यहाँ तक 156 न्यूटन मीटर। इसी चीज़ को हम इस तरह भी देख सकते हैं लोड डायग्राम की सूरत में। लोड डायग्राम के बारे में भी मैंने पहले बात की थी। तो हम अपनी शाफ्ट को इस तरह ड्रॉ कर लें जिस तरह कि हम उसको यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं।
ये जो 48 न्यूटन मीटर है उसको हम फिर इस तरह करके ड्रॉ करेंगे, 144 को इस तरह ड्रॉ करेंगे, और ये 60 को इस तरह ड्रॉ करेंगे, TD को हम इस तरह ड्रॉ करेंगे। हम ये अज्यूम करते हैं कि अभी हमने TD की वैल्यू मालूम नहीं की है। लोड डायग्राम जब कंस्ट्रक्ट करते हैं तो ये ख़ुद ब खुद हमें पता चल जाती है। तो स्टार्ट हम 0 से करेंगे। ये पॉइंट A है, हमने ये एक ग्राफ सा बना लिया, ऊपर काउंटर क्लॉकवाइज नीचे क्लॉकवाइज है, और लुकिंग फ्रॉम A क्या क्लॉकवाइज है वो नीचे है, जो काउंटर क्लॉकवाइज है ऊपर है। तो ये जो है क्लॉकवाइज है 48, तो हमने बिल्कुल जिस तरह ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करते हैं 48 नीचे चले गए। उसके बाद पॉइंट B तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगी हुई, कोई एक्सटर्नल लोड कोई टॉर्क नहीं लगा हुआ, तो ये बिल्कुल इसी तरह रहेगा मामला 48 न्यूटन मीटर थ्रू आउट, जब तक हम पॉइंट B पे नहीं पहुंच जाते। पॉइंट B पे ये 144 है, तो यहाँ से लेके हम 144 तक चले जाएंगे। तो जब हम 144 तक जाएंगे तो ये हम यहाँ पहले हम -48 पर हैं या 48 क्लॉकवाइज पर हैं, तो हम जब ऊपर जाना शुरू होंगे तो हम 0 पर आएंगे, उसके बाद फिर हम जाएंगे तो 144 जब आएगा तो एक्चुअली हम 96 पर होंगे, मगर हम काउंटर क्लॉकवाइज में आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं हो रहा, तो ये 96 वैसे ही रहेगा। फिर ये आगे फिर जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज 60 है, तो हम 60 यहाँ पर और ऊपर चले जाएंगे, तो हम 96 से 156 न्यूटन मीटर पर चले जाएंगे। उसके बाद कुछ नहीं हो रहा, तो हम यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ से हमने वापस 0 पर आना है, तो वापस 0 पर आने के लिए जाहिर है कि 156 का एक एरो होना चाहिए, जिसका मतलब है कि पॉइंट D पर जो TD है उसकी वैल्यू 156 न्यूटन मीटर है। तो वही चीज़ें हमने दोबारा पता कर ली। लेकिन लोड डायग्राम में हमें ये फ़ायदा था कि हमें स्टैटिक्स इस्तेमाल करके TD कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। अब मामला सिंपल है, टाउ मैक्स इक्वल टू TC/J। तो हमें चूँकि डायमीटर गिवन है तो हम C को हाफ D यानी कि D डायमीटर है, हाफ D लिख देंगे और T लिख देंगे। और ये जो J का फार्मूला है जो π/2 C⁴ है, तो C की जगह D/2 जब आप करेंगे तो फार्मूला बन जाएगा π/32 D⁴। D ऊपर भी है D नीचे भी है, तो थोड़ी सी मैनिपुलेशन जब आप करेंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा 16T/πd³। तो अब आप टाउ मैक्स AB में निकाल सकते हैं। 16 तो वो नंबर है कांस्टेंट, 48 T की वैल्यू है, पाई एक नंबर है, और D की वैल्यू 0.015 मीटर है। तो ये न्यूटन मीटर में था, तो ये भी जो है मीटर में रखा है ताकि कंसिस्टेंसी ऑफ यूनिट्स रहे। उसको जब आप करेंगे तो ये एक नंबर आएगा 72.43, ये मेगा का मतलब है इंटू 10⁻⁶, तो ये मेगा पास्कल हम इसको बना देंगे, 72.43 मेगा पास्कल आ जाएगा। ये आप कैलकुलेट खुद भी करके देख सकते हैं। सेगमेंट BC में टाउ मैक्स की वैल्यू 83.83 मेगा पास्कल है, और सेगमेंट CD में 85.79 मेगा पास्कल है, यानी कि मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस जो है वो सेगमेंट CD में है। प्रॉब्लम जो हमने सॉल्व करना था वो तो हमने कर लिया, शेयरिंग स्ट्रेस की वैल्यू हमने मालूम कर ली। लेकिन अब हम इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा आगे चलाते हैं और हम ये मालूम करने की कोशिश करते हैं कि इसमें ट्विस्ट कितना है। ट्विस्ट के लिए हम एडिशनल डाटा चाहिए, जो कि हम कहते हैं कि जी हर सेगमेंट की लंबाई जो है L वो 500 मिलीमीटर है, और मटेरियल जो है वो स्टील है, जिसका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो है वो 77 गीगापास्कल है। और हम ये निकालेंगे कि हर सेक्शन में ट्विस्ट कितना है, उसका अपना ट्विस्ट कितना है। फिर हम कहेंगे कि नहीं, ये ट्विस्ट हमें सिर्फ इस तरह नहीं चाहिए, बल्कि हमें ट्विस्ट चाहिए C का विद रिस्पेक्ट टू द फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट हमारा D है, कि ये जो पॉइंट C है ये कितना ट्विस्ट होगा स्टॉक की वजह से जो कि इसके अंदर है, और पॉइंट D से जब हम उसको देखें तो पॉइंट C कितना ट्विस्ट होगा। इसी तरह B कितना ट्विस्ट होगा, और A जो है वो कितना ट्विस्ट होगा। फिर जो असल चीज़ जिस पर हम आना चाह रहे हैं वो ये है कि हम प्लॉट करें ट्विस्ट उसी पैटर्न पर जिस तरह हमने लोड डायग्राम जो है वो ड्रॉ की है। सबसे पहले हमें J की वैल्यू चाहिए होगी, क्योंकि
जे हमने पिछली दफ़ा कैलकुलेट नहीं किया था, बल्कि हमने जे फार्मूले में ही इन्वेट करके और उसको सिंप्लीफाई कर दिया था। यहाँ पर हम एक्सक्लूसिवली जे की वैल्यू हमें चाहिए होगी। तो जे ए बी जो है वो π/32 डी ए बी रेज़ टू पावर 4, तो वो आ जाएगा 4.97 इंटू 10⁻⁹ मीटर 4। इसी तरह जे बी सी की वैल्यू आ जाएगी 10.306 10⁻⁹ मीटर 4। जे सी डी की वैल्यू आ जाएगी 19.09 इंटू 10⁻⁹ मीटर 4। ज़ाहिर है जिसका डायमीटर ज़्यादा है उसकी जे की वैल्यू ज़्यादा होगी। अब हम ट्विस्ट एंगल पर आते हैं। उसका फार्मूला है TL/JG, और सेगमेंट AB में हम ट्विस्ट कैलकुलेट करते हैं। उसका अपना टॉर्क, उसकी अपनी लेंथ, उसका अपना J और G स्टील है। तो हमें मिलेगा कि जो फी AB है, यानी कि सेगमेंट AB का ट्विस्ट वो 3.6 डिग्रीज है। इसकी डायरेक्शन वही होगी जो T की डायरेक्शन है, और ये वैल्यू जो है वो उसके एक एंड से दूसरे एंड तक की है। यानी कि अगर हम A को फिक्स रखें तो B जो है 3.6 डिग्री ट्विस्ट करेगा, और अगर हम B को फिक्स रखें तो यूँ समझिए जैसे कि A जो है वो 3.6 डिग्री ट्विस्ट कर गया है। इसी तरह सेगमेंट BC 3.46 डिग्री, इसी तरह सेगमेंट CD 3.04 डिग्री ट्विस्ट कर जाएगा। एक एंड के मुकाबले में उसका जो दूसरा एंड वो इतना ट्विस्ट कर जाएगा। अब हम इन ट्विस्ट एंगल्स को प्लॉट करके देखते हैं उसी पैटर्न पर जिस पर हमने लोडिंग डायग्राम बनाई थी। ये तो हमारी हो गई शाफ्ट। ये इसमें जो एक्सटर्नल टॉर्क लगी हुई है वो ये है, और जो इंटरनल टॉर्क है वो हर सेक्शन में मैंने यहाँ पे दिखाई है। अच्छा, अब ये पॉइंट D फिक्स है और इसका ट्विस्ट जो है 3.04 डिग्री है। तो जाहिर है कि जो लेंथ हमने जो ली है वो 500 मीटर है, जो कि यहाँ पर है। इसका मतलब है कि जब लेंथ यहाँ से मेजर करें और लेंथ जो है वो यहाँ C का लेंथ 500 मीटर, तो 500 मीटर लेंथ पर ये 3.04 डिग्री ट्विस्ट होगा। और जो कि ये काउंटर क्लॉकवाइज है तो ये भी काउंटर क्लॉकवाइज ही होगा। उसके बाद जो है कि जो एंगल है वो है 3.46 डिग्री ट्विस्ट हुआ है पॉइंट B, और चूँकि ये ट्विस्ट इसका अपना है तो इसका मतलब है कि वो C के विद रिस्पेक्ट टू C ट्विस्ट हुआ है। तो C तो ऑलरेडी 3.04 डिग्री ट्विस्टेड है और ये तकरीबन 3.46 डिग्री ये ट्विस्ट हुआ है, तो ये जनाब 6.5 डिग्री पर ये चला गया। यानी पॉइंट D से अगर आप इसको कंपेयर करें तो पॉइंट B जो है वो 6.5 डिग्री ट्विस्ट हुआ हुआ। अब अगले में जब आए तो यहाँ पर 48 न्यूटन मीटर जो है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर जो 3.5 डिग्री ट्विस्ट हुआ है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्विस्ट हुआ है। चूँकि ये ग्राफ के या ऊपर था तो इसका मतलब हम नीचे आएंगे, और इस एंड को अगर हम फिक्स अज्यूम करते हुए करें कि 3.6 डिग्री कितना होता है, तो हमने ये 3.5 डिग्री मार्क किया और ये ड्रॉ कर लिया। तो ये 3.6 डिग्री जो है वो विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट B है, लेकिन पॉइंट B ऑलरेडी 6.5 डिग्री ट्विस्ट हुआ हुआ है, तो ये फिर वापस आके ये 2.9 डिग्री पर चला गया। तो अब इस डायग्राम से हम काफ़ी कुछ अखज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्विस्ट एंगल ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू D 3.04 के विद रिस्पेक्ट टू D ये 3.04 है, और B विद रिस्पेक्ट टू C जो है वो 3.46 है, और B विद रिस्पेक्ट टू D यानी कि पॉइंट B विद रिस्पेक्ट टू D वो 6.5 डिग्रीज़ है। इसी तरह ट्विस्ट एंगल ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, A विद रिस्पेक्ट टू B जो है वो 3.6 डिग्रीज़ है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि उल्टी डायरेक्शन में। और विद रिस्पेक्ट टू D अगर हम इसको देखें तो वो 2.9 डिग्रीज़ है। तो ये जो है इसको हम कोई ट्विस्ट डायग्राम या ट्विस्ट एंगल डायग्राम वगैरह कह सकते हैं। अच्छा, अब ये जब आप ये लोड लगा देंगे और अगर आप लेट से आपने शाफ्ट पर एक बिल्कुल सीधी लाइन मार्क की थी लोड लगाने से पहले, और उसके बाद जो ही आप लोड लगाएंगे तो सीधी लाइन जो कि लेट से ये थी, अब उसकी शक्ल इस तरह की हो जाएगी।
उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके कॉन्सेप्ट्स भी अब बेहतर हुए होंगे। हम अगला प्रॉब्लम भी एक करेंगे तो आपको ऐसी चीज़ें भी समझ आएंगी जो इस प्रॉब्लम में कवर नहीं हुई। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।